नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 आज हम 2024 में प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि आज आपका 1 जनवरी है। 1 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, यानी कि नए वर्ष की सभी प्यारे दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में तरक्की, उन्नति और प्रगति को लेकर के आई। आपने जो चाहा है आपको वो मुकाम मिले, मेरी ईश्वर से बस यही दुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपने जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुलिस की नौकरी भी मिल जाए, तो यही इतनी ही दुआ करेंगे ईश्वर से। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास की। आज की रीजनिंग का प्यारे दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 याद रखेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा आपके सामने। जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, कहा है लड़कियां टेनिस खिलाड़ी और लड़के। लड़कियां टेनिस खिलाड़ी और लड़के, इनके बीच में प्यारे दोस्तों सही बेन आरेख कौन सा बनेगा। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न प्रश्न में कितने त्रिभुज स्थित हैं। यहाँ पर आपको एक प्यारी सी आकृति दे रखी है। इस आकृति में दोस्तों हमें बताना है कि इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी। इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं प्यारे दोस्तों इस क्लास के अनसोल्ड पीडीएफ से पढ़ें, तो आपको इस क्लास का अनसोल्ड पीडीएफ डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप टेलीग्राम पर उस लिंक पर टच करेंगे, सीधे आप हमारे चैनल पर पहुंचेंगे, वहां पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली के बेसिस पर इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमसे डायरेक्ट अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला क्वेश्चन, नया वर्ष नया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो, कहा है दोस्तों मुख, अभिव्यक्ति, संगीत, क्वेश्चन मार्क। बताओ इसमें मुख से अगर प्यारे दोस्तों अभिव्यक्ति का संबंध है, मुख से किसका संबंध है, तो आप कहेंगे सर हमें क्वेश्चन में दिया गया है अभिव्यक्ति का। अभिव्यक्ति का अगर मुख से संबंध है तो बताओ संगीत का संबंध किससे होगा। किसका पूछा है, हमसे संगीत का पूछा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगर इसके लॉजिक की। देखो, जो हमारा मुख होता है, जैसे हम आपको ये क्लास बता रहे हैं, इस क्लास के बारे में समझा रहे हैं, तो मेरे मुख से जो आवाज़ निकल रही है वो मेरी अभिव्यक्ति निकल रही है। क्या निकल रही है, अभिव्यक्ति। उसी प्रकार जब संगीत को हम सुनते हैं तो संगीत से प्यारे दोस्तों क्या निकलती है, आप कहेंगे धुन निकलती है। क्या निकलती है, धुन निकलती है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो, ध्वनि और धुन दोनों दे रखे हैं, तो यहाँ पर ध्वनि गलत माना जाएगा, धुन सही उत्तर होगा। ठीक है, संगीत से ध्वनि ध्वनि तो निकलती ही है, यानी आवाज़ तो निकलती ही है, लेकिन उसमें एक आवाज़ का निश्चित लय, निश्चित एक मात्रा में प्रवाहित होती है, यानी कि एक संगीत के रूप में प्रवाहित होती है, तो उसे कहा जाता है धुन। और उसी प्रकार जिस प्रकार मुख से आपके अभिव्यक्ति निकलेगी, उसी प्रकार संगीत से प्यारे दोस्तों धुन निकलेगी। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार गिद्ध क्वेश्चन मार्क से संबंधित है। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे कहा है क्लोरोफिल के बारे में। किसके बारे में, आप कहेंगे सर क्लोरोफिल के बारे में कहा है, और ये किससे संबंधित बताया है, तो कहेंगे सर क्लोरोप्लास्ट से। देखो, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट एक ही प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसको यहाँ पर लिखेंगे हम क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल अगर क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है तो गिद्ध किससे संबंधित होगा। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी प्यारे दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसके अंतर्गत आता है। देखो, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंतर्गत आपका क्लोरोफिल आता है। आपने एक घटना सुनी होगी किसकी, पौधों के भोजन बनाने की घटना, जैसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसी में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का प्रयोग होता है। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों जो गिद्ध होता है, जिस प्रकार आपका क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत क्लोरोफिल आता है, उसी प्रकार जो गिद्ध होता है वो प्यारे दोस्तों पक्षियों के अंतर्गत आता है।
किसके अंतर्गत? पक्षियों के अंतर्गत आता है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में पक्षी दिया गया है, पक्षी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न एक और सादृश्यता का अच्छा सा क्वेश्चन है। हमसे दोस्तों इसमें कहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखो लिखा है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हम जल्दी से यहाँ पर लिख देते हैं पृथ्वी को, और साथ साथ में इसका संबंध किससे बताना है? तो सूर्य से बताना है। और हमें ज्ञात करना है चंद्रमा का संबंध प्यारे दोस्तों किससे हो जाएगा, ये बताओ। अब बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, तो हम उपग्रह लगा सकते हैं। देखो कहीं ऑप्शन में उपग्रह दे रखा है, आप कहेंगे नहीं दे रखा है, लेकिन ये उपग्रह के रूप में ही संबंधित है। देखो जिस प्रकार सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है, गौर से समझना है आपको, जिस प्रकार इस सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है, ठीक है, उसी प्रकार चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? तो आप कहेंगे सर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो नंबर आएगा वो एक बार फिर से ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। चाहे ऐसा कह लो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और चाहे ऐसा कह लो कि सूर्य का एक उपग्रह पृथ्वी है और पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी इसका सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और क्वेश्चन नंबर 4 और सादृश्यता का ही क्वेश्चन, क्योंकि सादृश्यता के आपके 4 से 5 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश करता हूं दोस्तों आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उनको कवर किया जाए। देखो लिखा है थर्मामीटर, क्या लिखा है प्यारे दोस्तों? तो आप याद रखेंगे यहाँ पर लिखा है थर्मामीटर। क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर थर्मामीटर लिखा है, और थर्मामीटर का संबंध किससे बताया है? ऊष्मा से। कल हम ऐसे ही प्रश्न की बात कर रहे थे रीजनिंग में, वो प्रश्न हमारा बेमेल में ज्ञात करना था, लेकिन इसके बाद क्या पूछा है? सादृश्यता, और बताया है बैरोमीटर। किसके बारे में पूछा गया है? बैरोमीटर बताना है, क्या हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। देखो थर्मामीटर से क्या मापते हैं? हम ताप मापते हैं, ताप का ही मतलब होता है ऊष्मा। उसी प्रकार बैरोमीटर से मापते हैं वायु दाब, या फिर कह सकते हैं दाब। क्या कह सकते हैं? वायु दाब या दाब। देखो दाब ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नीचे दिए गए सेट में से बेमेल शब्द चुनो। यहाँ पर आपको 4 सेट दिए गए हैं 4 शब्दों के, इनमें से विषम बताना है कौन सा हो जाएगा। घूमना यहाँ पर हो जाएगा, दौड़ना और चलना, और प्रस्थान ये क्या हो जाएगा ये बताना है। देखो इसको 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। घूमना एक गति का उदाहरण है, गौर से समझो। अगर ऑप्शन देखेंगे, चलना हम क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? चलते हैं। घूमना भी एक प्रकार से यही हो जाता है कि हम कहीं एक दूसरे स्थान तक घूमते हैं। उसी प्रकार दौड़ना भी। ये तीनों के तीनों जो प्यारे दोस्तों ऑप्शन हैं, ये आपके क्रिया के अंतर्गत भी आते हैं, आपने क्रिया पढ़ा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपके गति के अंतर्गत आते हैं, मतलब गति करने के लिए तीनों विधियां करनी पड़ती हैं। जबकि प्रस्थान का मतलब क्या होता है, इस बात को समझना है आपको। प्रस्थान का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ गए और वहाँ बैठे थे, और आप थोड़ी ही देर में रिश्तेदार से मिलने के बाद बोले चलिए दोस्त यार हमारा प्रस्थान का समय होगा, मतलब जाने का समय हो गया। यहाँ पर रुका हुआ व्यक्ति कह रहा है मुझे जाना है, लेकिन ये ऑलरेडी तीनों के तीनों चल रहे हैं, तो विषम क्या बनेगा? आप कहेंगे सर प्रस्थान बनेगा। क्या बनेगा? प्रस्थान, ऑप्शन नंबर बी ये दे रखा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे दोस्तों पूछा गया है लड़कियां, टेनिस खिलाड़ी और लड़के। लड़कियां, टेनिस खिलाड़ी और लड़के के बीच में सही बेन आरेख क्या बनेगा? तो दोस्तों आपको इसको अच्छे से समझना है। क्या ये बताओ कि क्या लड़कियां टेनिस खेलती हैं? आप कहेंगे सर बहुत नाम सुने हैं हमने, जैसे अपने देश की सानिया मिर्जा ही टेनिस खेलती थी, अंकिता रैना आपकी टेनिस खेलती हैं। इसके अतिरिक्त आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे विदेशों में ईगा स्विएटेक, आरना सबालेंका, ये करंट में नाम चर्चा में रहते हैं। क्या लड़के सर टेनिस खेलते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, टेनिस में हमने राफेल नडाल का बहुत नाम सुना है, नोवाक जोकोविच का नाम सुना है, उसके अतिरिक्त अभी कार्लोस अल्कराज का नाम सुन रहे हैं। इसका मतलब लड़कियां और लड़के दोनों के दोनों क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। तो इतना ही पॉइंट तो नोट करना था। आपको सीधा सा एक आरेख बनाना है जो आपका टेनिस प्लेयर होगा, यानी कि टीपी। और टीपी में आपके एक तरफ तो बात याद रखेंगे, एक तरफ तो हमारे बॉयज़ आ जाएंगे, यानी कि लड़के टेनिस खेलते हैं, उसके साथ साथ एक तरफ प्यारे दोस्तों हमारी बहनें आ जाएंगी, यानी कि गर्ल्स आ जाएंगी।
तो ये भी क्या खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं। इसका मतलब है कि आरेख कुछ इस तरह का बनना चाहिए, कुछ इस तरह का आरेख बनना चाहिए। देखो ऑप्शन 4 में बना हुआ है, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। कहा है निम्नलिखित शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस विकल्प का चयन करें जो असंगत को इंगित करता है। यानी कि एक बार यहाँ पर हमें फिर से डिफरेंस को ज्ञात करना है, क्या करना है, वर्गीकरण करना है कि 3 एक समान होने चाहिए और एक गलत होना चाहिए। तो देखो अगर हम बात करते हैं इसमें, बताओ टॉर्च क्या है, मोमबत्ती क्या है, लैंप क्या है और नाइट लैंप क्या है। तो प्यारे दोस्तों जैसे ही आप इस उत्तर को देखते हैं, मैं गारंटी लेता हूं आप में से 90% लोगों ने सोचा होगा कि सर जो नाइट लैंप है इसका क्या हो जाएगा, विषम उत्तर हो जाएगा। 90%, मैं 10% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूं। आपने सोचा होगा कि सही उत्तर नाइट लैंप हो जाएगा और यहीं पर विद्यार्थी गलती कर देता है और यूपी पुलिस में उसका 0.5 माइनस हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, गौर से समझो। टॉर्च क्या है, एक प्रकार का साधन है जिससे हम रोशनी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं। उसी प्रकार मोमबत्ती क्या है, एक प्रकार का साधन है जिससे रोशनी कर सकते हैं। और इसी प्रकार टेबल लैंप क्या है, जिससे हम टेबल पर रख के अपने लैंप जला लेते हैं और पढ़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे विद्यार्थी इसका प्रयोग करते होंगे। ठीक है, तो ये भी एक रोशनी का साधन है, रोशनी करने का साधन है। तो सर नाइट बल्ब क्या है, नाइट बल्ब का मतलब देखो, नाइट मतलब रात्रि और बल्ब मतलब जगाना, तो ये भी तो रोशनी का साधन है। तो सर अब विषम क्या बनेगा, ये तो परिस्थिति बहुत विषम बनती जा रही है। तो इस बात को याद रखेंगे। अब इसका लॉजिक जो होगा, टॉर्च का प्रयोग हम कई बार कर सकते हैं, टेबल लैंप का प्रयोग कई बार कर सकते हैं, नाइट बल्ब का प्रयोग कई बार कर सकते हैं, लेकिन प्यारे दोस्तों जो एक मोमबत्ती होगी, जो आपकी एक मोमबत्ती होगी, वो मोमबत्ती केवल एक बार में एक ही प्रयोग की जा सकती है। इस बात को याद रखेंगे। तो विषम हमारा मोमबत्ती बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें बाएं से 18वां अक्षर है, 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा ये बताना है। तो देखो अगर इस प्रश्न की हम बात करेंगे तो आपको एक बात समझनी है, अंग्रेजी वर्णमाला कैसी लिखी होती है, A to Z तो ही लिखी होती है। आप कहेंगे हमारी स्क्रीन में ये वाली दाएं दिशा होती है, ये वाली, और ये वाली सर बाएं दिशा होती है। और मतलब ये जो लिखी हुई वर्णमाला है ये कहाँ से है, बाएं से दाएं तो ही लिखी है, और वही पूछा है बाएं से 18वें के बाएं 7वां। एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। क्या पूछा है, बाएं, मतलब हम लिख लेंगे यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट से 18वें, लेफ्ट से 18वें, यहाँ पर लेफ्ट से 18वें के लेफ्ट, क्या पूछा है, लेफ्ट, मतलब फिर से बाएं, लेफ्ट के 18वें के लेफ्ट कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका 7वां, ये बताना है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जब भी समान चिन्ह आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट आया है मतलब लेफ्ट लेफ्ट आ जाए घटा देना है, लेफ्ट राइट आ जाए जोड़ देना है, फिर राइट लेफ्ट आ जाए तो फिर जोड़ देना है। इसके अतिरिक्त अगर राइट राइट आ जाए तो घटा देना है। कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों, अगर एक जैसे नंबर आ जाते हैं उनको घटा देना है, और अगर विपरीत आ जाते हैं तो जोड़ देना है। देखो यहाँ पर एक जैसे आए हैं, घटा देंगे, तो पहला वाला उठाएंगे और लेफ्ट से ही 11 बचेगा, लेफ्ट से 11, मतलब ये रहा लेफ्ट, मतलब यही तो लेफ्ट था, मतलब बायां। तो लेफ्ट से 11वें नंबर पर अगर हम वर्णमाला शुरू करेंगे तो कौन आएगा, जल्दी से काउंट करो, ABCDEFGHIJ K, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो लेफ्ट से 11 के आएगा। इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1। क्या सर हम इसी प्रकार से करेंगे, जल्दी बताओ, क्या इसी प्रकार से करेंगे। यदि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है तो आप ए से 1 से लेकर के R तक ABCD लिखो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओगे लेफ्ट से आप 18 पर, उसके बाद अब यहाँ से लेफ्ट गिनना है। अब लेफ्ट देखो, अब आप यहाँ खड़े हैं तो आपका बाएं हाथ इसी दिशा में तो होगा, तो अब वापस आपको 7 स्थान पर आना होगा, तो आप यहीं कहीं के पर आ जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है यदि Z बराबर 52 है, एक्ट बराबर 48 है, तो बैट निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। देखो Z बराबर 52 कैसे लिखा गया है, Z बराबर 52 लिखा कैसे गया है, पहले इसको समझो। जो Z होता है प्यारे दोस्तों, उसका प्लेस वैल्यू होता है 26, और अपने मन से 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 52 आ जाएगा। देखो वही तो लिखा गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार यहाँ पर किया था उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे। एक्ट A C और T, देखो A हमारा कितने पर होता है, तो आप कहेंगे 1 पर, C दोस्तों होता है 3 पर, और T होता है 20 पर। कितने पर, 20 पर।
इन तीनों को जोड़ो, कितना आएगा सर? इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। और अपने मन से 2 का गुणा कर दो, अपने मन से 2 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 24 दूना का 48। देखो प्यारे दोस्तों ये दे रखा है 24 दूना का 48 एक्ट बराबर। अब यही भाषा का तो प्रयोग करना है, इसी कूट भाषा में बताना है। तो बैठ लिखो BAT लिखोगे तो यहाँ पर B 2 पर होगा, ए अभी देखा था 1 पर, टी देखा था 20 पर। तो बताओ कितना हो जाएगा? 20 3 23 तो होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल 23 होगा। अपने मन से 2 का गुणा कर दो, क्या कर दो? अपने मन से 2 का गुणा कर दो तो 23 दूना का 46, 23 दूना का 46 यानी कि 46 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने की संभावना होती है, तो इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। कहा है एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है। देखो यहाँ पर लिखा है, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो गौर से समझो। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वह वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर। अब वह मूल स्थान से किस दिशा में है, ये बताना है। तो देखो सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका मुख कहाँ पर है? आप कहेंगे सर पूर्व की ओर है। मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है और उसका मुख कहाँ पर है? पूर्व की ओर है। तो इस बात को याद रखेंगे। अब उसने कहा फिर पूर्व की ओर है, फिर बाएं घूमता है। देखो प्यारे दोस्तों इसका मुख कहाँ पर है? पूर्व की ओर है। ठीक है, याद रखेंगे। इसका मुख कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर पूर्व की ओर है, यहाँ पर खड़ा है। ये पूर्व की ओर मुख बना देते हैं। ठीक है, पूर्व की ओर अगर हम मुख बना देंगे तो कहा है बाएं घूमता है। बाएं घूमने का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? अगर पूर्व की ओर मुख है तो बाएं घूमेगा तो कहाँ पर जाएगा? 10 मीटर उत्तर की ओर चला जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो अगर मुख इसका पूर्व की ओर था तो यहाँ से ये बाएं घूम गया और कहाँ पर गया? कितना गया? तो कहेंगे सर क्वेश्चन में कहा है 10 मीटर चलता है, 10 मीटर हमने चला दिया। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद कह रहा है फिर दाएं घूमता है, अभी भी नहीं रुका। अब यहाँ से उत्तर की ओर मुख होने के कारण ये दाएं घूम गया। क्या कहा है? उत्तर की ओर मुख हुआ तो ये दाएं घूम गया और 5 मीटर चला है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी दूरी 5 मीटर हो जाएगी। आगे कहा है फिर दक्षिण दिशा में घूमा, 5 मीटर चला। अब दोस्तों दक्षिण दिशा में घूमा है और 5 मीटर चला, इसको याद रखेंगे। आगे कहा है पश्चिम दिशा में घूमा और 5 मीटर चला। देखो पश्चिम दिशा में घूमा और 5 मीटर चला, तो ये आपका अब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी। अब कह रहा है अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में है? देखो जल्दी से देखो, मूल स्थान ये था जहां पर मैं ग्रीन से कर रहा हूं, और यहां से कौन सी दिशा हो जाएगी? ये वाली। यहां से कौन सी दिशा है? तो आप कहेंगे सर यहां से ऊपर की दिशा है, मतलब उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा है तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। उत्तर दिशा है तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। कहा है कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं। कुछ पुस्तकें क्या हैं? पत्रिकाएं हैं। इस बात को याद रखेंगे। देखो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस प्रश्न की, तो कुछ पुस्तकें क्या बना देंगे? पत्रिकाएं बना देंगे। तो देखो ये कुछ पुस्तकें P4 पुस्तकें क्या हो जाएंगी? 1 मिनट, यहाँ पर पुस्तक लिखना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। क्या लिखना पड़ेगा? पुस्तक लिखना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तक और पत्रिकाएं P से ही तो होती हैं। तो कुछ पुस्तक क्या हो जाएंगी? आप कहेंगे सर ये इतनी इतनी सी पुस्तक क्या हो जाएंगी? पत्रिकाएं हो जाएंगी। तो इस तरह से इसको हम क्या कर देंगे? पत्रिका बना देंगे। कुछ पुस्तक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहा है? आगे कहा है कुछ पत्रिकाएं क्या हैं? कुछ पत्रिकाएं उपन्यास हैं। तो कुछ पत्रिकाएं क्या बना देंगे? उपन्यास बना देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उपन्यास। क्या लिख देंगे पहले दोस्तों? उपन्यास लिख देंगे। तो इस तरह से बनेगा। अब देखो निष्कर्ष पढ़ेंगे। निष्कर्ष पढ़ेंगे तो निष्कर्ष नंबर 1 कहा है कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं। देखो पुस्तकें ये हैं, उपन्यास ये हैं। क्या इन दोनों का संबंध बन रहा है? आप कहेंगे हमें सर बनता दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब दिखाई नहीं दे रहा तो गलत हो गया। सीधा सीधा क्या कर देना है? आपको अगर संबंध बनता हुआ दिखाई ना दे तो गलत है। अब कहा है कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं। उपन्यास कहाँ पर है? ये हैं। पत्रिकाएं कहाँ पर हैं? ये हैं। तो इनका इनका तो थोड़ा संबंध बन रहा है, ये वाला। गौर से समझो, ये वाला संबंध इनका तो बन रहा है। तो आप कहेंगे ये सही उत्तर है। अर्थात हम कहेंगे केवल निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण करता है। ओनली सेकेंड कंक्लूजन आर फॉलोड। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखेंगे। कहा है सभी लाइट सूर्य हैं। क्या कहा है? सभी लाइट, जितनी भी लाइट हैं, यहाँ पर लिख देंगे जितनी भी लाइट हैं वो सारी की सारी लाइट किसके अंतर्गत हैं? सर क्वेश्चन में कहा है कि सारी की सारी लाइट क्या हैं? सूर्य हैं। तो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, सारी की सारी लाइट प्यारे दोस्तों क्या हो जाएंगी? हमारी सूर्य हो जाएंगी। इस बात को याद रखेंगे। आगे दोस्तों कहा है कुछ पंख लाइट हैं। कुछ पंख, ये जो पंख है, ये जो पंख है, इतना इतना सा पार्ट, ये किस में आ रहा है? सर लाइट में आ रहा है। तो यहाँ पर हम रख देंगे पंख को। किसको रख देंगे? पंख को रख देंगे। इस बात को याद रखेंगे। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं।
अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, तो निष्कर्ष को समझो। कहा है कुछ पंख सूर हैं। क्या कुछ पंख? पंख ये रहा, सूर ये रहा। देखो इतना इतना सा पार्ट कॉमन तो हो रहा है, पंख और सूर का पार्ट कॉमन हो रहा है, मतलब पहला वाला निष्कर्ष सत्य है। आगे कहा है कुछ सूर लाइट हैं। कुछ सूर क्या है? लाइट हैं। जल्दी से बताओ, बाहर से अंदर की ओर जाना है। पूरा बड़ा वाला सर्कल सूर का है और छोटा किसका है? लाइट का है। मतलब बाहर से अंदर की ओर इतना इतना सा जो पार्ट हो जाएगा सूर का, वो लाइट हो जाएगा। तो कुछ सूर क्या हो जाएंगी? लाइट हो जाएंगी। इस बात को याद रखेंगे, ये भी निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो अब हम क्या कहेंगे? बोथ कंक्लूजन आर फॉलोड। बोथ कंक्लूजन आर फॉलोड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों कहा है 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करो। विषम बताओ इनमें से क्या हो जाएगा। देखो लिखा है घृणा, घृणा के बाद दोस्तों ईर्ष्या, ईर्ष्या के बाद लिखा है जलन, जलन के बाद लिखा है तदानुभूति। तो आप बात करेंगे यहाँ पर 3 प्रश्नों के बारे में। देखो आपका एक कोई पड़ोसी है, पड़ोसी आपसे बहुत जलता है कि आपकी नौकरी ना लगे, घृणा करता है आपसे। उसी प्रकार दूसरा पड़ोसी आपसे ईर्ष्या करता है कि ये इसकी नौकरी ना लगे। तीसरा पड़ोसी आपसे जलता है। लेकिन चौथा जो पड़ोसी है प्यारे दोस्तों, वो आपके पास तदानुभूति रखता है, यानी कि आपकी नौकरी लग जाए। इसका मतलब है दूसरों का आशीर्वाद या दूसरों का अनुभव। दूसरों का अनुभव कह सकते हैं या आशीर्वाद कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। दूसरे का अनुभव, तदानुभूति का मतलब होता है दूसरे का अनुभव। ईर्ष्या वाला गलत रहेगा, ये गलत रहेगा। मतलब ये तीनों तीनों समान है, जबकि चौथा वाला इसका सही उत्तर बनेगा, जहां पर हमने ये ब्लू टिक से आंसर लगाया है। चौथा सही उत्तर है, बेमेल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में विषम संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पर हमें कुछ लेटर दे रखे हैं, यहाँ पर प्यारे दोस्तों कुछ लेटर दे रखे हैं। इनमें से विषम फाइंड आउट करना है कि विषम क्या होगा। तो देखो अगर इसकी बात करेंगे हम, 61 लिखा है। क्या लिखा है? 61 है। फिर दोस्तों 66 है। एक मिनट यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर 61 है, 66 है, अंतर देखेंगे तो 5 का है। 41 है, 46 है। 41 और 5 46 होता है। 43 है, 46 है, मतलब 3 है। ठीक है, 32 है और 37 है, मतलब 5 है। तो आप बता सकते हो विषम क्या हो जाएगा। विषम देखो ये ऑप्शन नंबर 3, जिसमें 43 और 46 दे रखा है, और इनके बीच का जब आप अंतर देखते हैं 3 का है, बाद बाकी सभी में 5 का अंतर दे रखा है। सभी में 5 का अंतर है, ऑप्शन नंबर 3 में 3 का अंतर है। तो 3 इसका विषम उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 कहा है शाम को 5 बजे विद्यालय वापस आते हुए केतकी की परछाई उसके बाईं ओर बनती है। देखो कहा है शाम को 5 बजे। एक बात याद रखनी है, जो शाम होता है उसमें सूर्य कहाँ पर होता है? आपका जो प्यारे दोस्तों सन होता है वो आपका पश्चिम दिशा में होता है। कहाँ पर होता है? जो हमारा सूर्य होता है शाम के समय पश्चिम में होता है, और उसकी परछाई कहाँ पर बनती है? पूर्व की ओर बनती है। इस बात को याद रखेंगे। मतलब जो हमारी शैडो है वो निश्चित है और सूर्य भी निश्चित है। अब कह रहा है विद्यालय से केतकी आ रही थी और उसकी जो परछाई है उसके बाईं ओर बन रही थी। अगर मैं केतकी को एक ऐसे स्थान पर रखूं जहां पर केतकी की परछाई उसके बाईं ओर बने, तो देखो अगर मैं केतकी को उत्तर से नीचे लाऊंगा, गौर से समझो। अगर ये मैं केतकी को यहाँ पर रखता हूँ और केतकी कहाँ पर आ रही है? स्कूल से घर आ रही। मान लीजिए उसका स्कूल यहाँ पर है और घर यहाँ पर है, इस तरह से वो आ रही है, इस तरह से वो आ रही है। तो देखो उसका मुख दक्षिण दिशा में है, तो बायां हाथ कहाँ पर जाएगा? पूर्व में जाएगा, और परछाई भी पूर्व में बन रही है, तो बाईं ओर परछाई बनने का मतलब है, कह रहा उसका घर, उसका विद्यालय, सॉरी उसके घर से उसका विद्यालय किस दिशा में है? उसका घर कहाँ पर है? देखो घर मैंने यहाँ पर बताया था और विद्यालय यहाँ पर बताया था। तो अब गौर से समझो, घर से क्या कहा है? घर से, तो से लगा है घर के साथ, कहेगा घर क्या कहेगा कि घर से जो विद्यालय की दिशा है वो उत्तर की दिशा है। घर से जो विद्यालय की दिशा है वो उत्तर की दिशा है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कैलेंडर का क्वेश्चन है। कहा यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये एक एमसीक्यू है, इसको याद रखेंगे। देखो हर किसी को अपने जबान पर याद होगा इसका उत्तर क्या बनेगा, लेकिन दोस्तों इसको समझना है आपको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त मैंने लिख लिया, और डेट है 1947। ठीक है, डेट 1947 है। यहाँ पर क्या है? शुक्र है, आपका शुक्रवार है। इस बात को याद रखेंगे। ज्ञात करना है 26 जनवरी का। कब का? 26 जनवरी 1950 का ज्ञात करना है। इस बात को याद रखेंगे। तो दिन कौन सा होगा ये देखो,
इसमें क्या है, इनके साल में देखो कितने का अंतर है। आप कहेंगे सर साल में 47, 48, 49, 50, मतलब 3 साल का गैप दिख रहा है, लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर 3 साल का गैप नहीं है, ये समझने वाली बात है। देखो जब हम अगस्त में हैं, अगस्त से जाएंगे आगे क्या होगा, अगस्त के बाद जुलाई अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या हो जाएगा नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, ठीक है, फिर जनवरी, देखो जनवरी तक ही तो जाना है। तो इतने महीने हैं केवल आपके पास, कितने महीने हैं, इतने महीने हैं, इतने महीने को दिन विषम ज्ञात कर लो। देखो अगस्त में 15 हैं, तो कितने बचे, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 23, फरवरी 28, 29, बाकी सब 31, तो अगस्त आपका 31वां महीना है ना, अगस्त आपका 31वां महीना है, तो 16 दिन यहाँ पर बच जाएंगे, ठीक है। सितंबर में विषम दिन कितने होते हैं, 2 बचेंगे। अक्टूबर में विषम दिन 3 बचेंगे। नवंबर में विषम दिन तो कितने हैं सर, आप कहेंगे 2 बचेंगे। और दिसंबर में विषम दिन 3 मिलेंगे। आगे जनवरी के विषम दिन देखो प्यारे दोस्तों, जनवरी के जब आप विषम दिन देखोगे तो कितने आएंगे सर, जनवरी में अभी 26 तक जाना है, 7 से भाग लगा देंगे तो 7 या 21, 5 विषम दिन बचेंगे, ठीक है। इस तरह से टोटल विषम दिनों की संख्या बचेगी। हमारा खत्म हो गया 26 जनवरी 1948 पर आ गए, इस बात को याद रखेंगे। अब 26 जनवरी 1948 पर आ गए इतने दिनों के साथ, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यदि समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो। इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो या फिर काट दो, ठीक है। 4 और 3 7, देखो 7 दिन हो गए तो विषम 0 बचे, ठीक है। 16 ये हो गए और 16 5 21, 7 से कटता है तो खत्म। तो टोटल रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा। देखो यही रिमाइंडर तो बच रहा है, यही रिमाइंडर तो 3 बच रहा है, इसको याद रखेंगे। अब देखो अब 1948 आ गए, 1948 के बाद 1949, 1950, कितने साल हैं, 2 साल हैं, याद रखेंगे प्यारे दोस्तों। कितने साल हैं, 2 साल है हमारे पास, कितने साल, 2 साल। 2 साल में विषम दिनों की संख्या मैंने क्या बताई थी, 1 साल में विषम दिनों की संख्या 1 होती है यदि वो लीप वर्ष ना हो। 2 साल में विषम दिनों की संख्या 2 हो जाएगी, लेकिन 48 तो एक लीप वर्ष है, 48 तो एक लीप वर्ष है, तो विषम दिनों की संख्या 2 साल में 2 ना होकर के 3 होगी, इस बात को याद रखेंगे। और 3 होगी तो इसमें 3 इसकी जोड़ देंगे, ठीक है। आर रिमाइंडर टोटल 6। शुक्रवार में या तो 6 जोड़ लो या तो दोस्तों आप क्या कर लो, 1 घटा लो, ठीक है। शुक्रवार में 6 जोड़ लो या 1 घटा लो, आपका दिन आएगा बृहस्पतिवार। क्या आएगा, बृहस्पतिवार। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखो यदि समझ में नहीं आया है तो 3 मिनट पीछे चले जाओ, क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहा है हमसे, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो ये एक हमें सीरीज दे रखी है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इस प्रश्न में सीरीज को अगर हम लिखेंगे, अगर सीरीज लिखेंगे तो ये जो सीरीज दे रखी है इसको हम पहले अलग से लिख लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। जैसे 45, 45 के बाद 63, 63 के बाद दोस्तों 101, 101 के बाद 160, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 241, 241 के बाद क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर देखेंगे तो सर अंतर हमारा पहली बार में जो आएगा वो 45 8 53 10 63, यानी कि 18 का अंतर हो जाएगा। अगला अंतर देखेंगे तो यहाँ पर देखो 37 37 1 38, यहाँ पर 38 का अंतर आ जाएगा। अगला देखेंगे तो सर 59 का अंतर है, कितने का, 59 का है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे 60 60 120, मतलब 81 का अंतर है, कितने का, 81 का। देखो अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप कहेंगे सर अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप इस 81 के अंतर को यहाँ तक देख लेंगे, अब आप क्या करेंगे, फिर से नीचे से अंतर देखने लग जाएंगे। क्या करेंगे, नीचे से अंतर देखने लग जाएंगे। तो 18 और यहाँ पर 38, कितने का अंतर है सर, 20 का अंतर है। आगे देखेंगे 38 38 और 38 20, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 का अंतर है। अगला देखेंगे सर तो कितना हो जाएगा, 38 20 21 और 22 का अंतर है, ठीक है, 22 का हो गया। तो अगला वाला क्या होना चाहिए, 23 का होना चाहिए। तो 81 में मैं 23 जोड़ दूं, अगर अगर मैं 81 में 23 जोड़ दूं तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 8 2 10 104, क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो अगला अंतर 104 का होना चाहिए। तो 241 में प्यारे दोस्तों आप क्या करो, 104 को जोड़ दो। 241 में 104 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 345 इसका सही उत्तर होगा। 345 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक एमसी की क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसको याद रखेंगे। इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ जिंगल आला, ठीक है। इसको सॉल्व कर डाला तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन आपका 90% हो जाएगा, ठीक है। मेहनत भी करनी है, इस बात को याद रखेंगे, पर ना पता चले इस क्वेश्चन के बाद आप सीधा सिलेक्शन मांगने लगो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले श्रृंखला पे 8, 8 के बाद फिर से 8, 8 के बाद फिर से 11, 11 के बाद फिर से 11, 11 के बाद फिर 14, 14 के बाद 14 और आगे क्या हो जाएगा हमारा
एक मिनट आगे हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 के बाद क्वेश्चन मार्क, इस तरह से ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो नंबर एक जैसे दे रखे हों, जैसे 8 8 11 11 14 14, तो अगला क्या होगा, ये कन्फ्यूजन है। तो आप सीधा करो, इसका अल्टरनेट सॉल्व कर लो। कितने का अंतर, 8 3 11। अगला देखो 11 3 14। अगला देखो क्वेश्चन मार्क तक कितना आएगा, 3 जुड़ जाएगा, तो 14 3 17। देखो 17 एक बार में ही इसका सही उत्तर आ गया, एक बार में ही सही उत्तर आ गया। आगे चाहो तो देख लो, 8 3 11 11 3 14, आगे चलेगी नहीं सीरीज। तो यहाँ पर 17 इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपका किसका है, ये आपका अक्षर श्रृंखला का है। ये अक्षर श्रृंखला का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखेंगे। इसको भी सॉल्व करिए, जल्दी से इसका सही उत्तर बताओ। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करने होंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करने होंगे। देखो यहाँ पर सीधा मैं इसको पहले बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छे शैडो के तरीके से इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर गिनो टोटल पदों की संख्या कितनी है, जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल पद कितने हैं पहले दोस्तों, आप कहेंगे सर यहाँ पर टोटल जो पद मिल रहे हैं वो हमें 18 मिल रहे हैं। तो 18 के लिए क्या करते हैं, या तो 3 गुणा 6 बना लो या 6 गुणा 3 बना लो। ठीक है, 3 गुणा 6 बना लो या 6 गुणा 3 बना लो। तो हम यहाँ पर बनाएंगे 3 गुणा 6, 3 3 के 6 पेयर बनाएंगे, 3 3 लेटर के 6 पेयर बनाएंगे प्यारे दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 3 3 लेटर के, अगर हम 6 पेयर बना देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। गौर से समझो, गौर से समझो। अब हम यहाँ पर फिल क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है सी डी, देखो सी डी, फिर देखेंगे डबल डी। देखो गौर से समझो, अगर मैं रख दूँ सी डबल डी, क्या रख दूँ प्यारे दोस्तों, आपको एक बात गौर से समझनी है, यहीं पर आपका ध्यान होना चाहिए। सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी ए डबल बी, सी डबल डी, एक मिनट, सी डबल डी और आगे ए डबल बी। तो देखो पेयर बन गया। गौर से समझो, गौर से समझो। ए डबल बी ये रहा, अल्टरनेट देखोगे तो ए डबल बी ये रहा। ठीक है, उसके बाद देखो ये ए डबल बी, फिर अल्टरनेट ये ए डबल बी। ठीक है, इसके बाद अब देखो कलर चेंज करके बताते हैं, सी डबल डी, सी डबल डी और सी डबल डी, ये पेयर चला। और हमने फिल क्या किया, पेयर दो चले हैं, एक सी डबल डी का, एक ए डबल बी का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो फिल क्या किया, पहले डी किया, फिर बी किया, फिर डी किया, फिर सी किया, फिर बी किया। तो डी बी डी, ठीक है, डी बी डी सी बी, डी बी डी सी डी, सॉरी सी बी। ऑप्शन नंबर देखो 2 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है, प्रकाश, कादिर, रमेश, सौरभ और तारिक मित्र हैं। रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे किसको, रमेश। सबसे पहले लिखेंगे रमेश जो है वो किससे लंबा है, कादिर से लंबा है। किससे, कादिर से लंबा है। ठीक है, और सौरभ से छोटा है, किससे, लेकिन सौरभ से छोटा है। तो सौरभ ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह की पहली लाइन फिनिश हो गई। आगे कहा है, प्रकाश सबसे छोटा है। प्रकाश किससे छोटा है, मतलब सबसे छोटा है, जो भी आए उससे सबसे छोटा प्रकाश है, इस बात को याद रख लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद कहा है, तारिक और सौरभ, तारिक और सौरभ से लंबा है। तारिक और सौरभ से लंबा है प्यारे दोस्तों। प्रकाश सबसे छोटा है, किससे, प्रकाश सबसे छोटा है लेकिन तारिक और सौरभ से लंबा है। तारिक और सौरभ, तारिक तो पता नहीं कहाँ पर है, और सौरभ से भी लंबा है। यहाँ पर एक बात कही है यार, प्रकाश सबसे छोटा है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते, कहीं गड़बड़ लग रही है क्या। पहली लाइन में कहा है, रमेश कादिर से लंबा है लेकिन सौरभ से छोटा है। देखो रमेश नाम का जो शख्स है वो कादिर से तो लंबा है और सौरभ से कैसा हो गया, छोटा हो गया। अब कहा है प्रकाश सबसे छोटा है, प्रकाश सबसे छोटा है और तारिक सौरभ से लंबा है। प्रकाश नाम का बंदा सबसे छोटा भी है और फिर सौरभ और तारिक से लंबा कैसे हो सकता है, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको बताओ एक बार, मैं कंफर्म कर लेता हूं इसको। यहां पर दोस्तों हम इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ कर रहे हैं। देखो एक बार फिर से पढ़ो, रमेश कादिर से लंबा है, सौरभ से छोटा है, ये मैंने बना दी पहली लाइन। अब देखो कहा है प्रकाश सबसे छोटा है, तो प्रकाश को मैं सबसे नीचे रख देता हूं, प्रकाश को सबसे नीचे रख देता हूं। कहा है तारिक सौरभ से लंबा है, जो तारिक नाम का व्यक्ति है वो सौरभ से लंबा है, तो तारिक यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं यहां पर एक साथ पढ़ रहा था इसलिए गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, मैं एक साथ पढ़ रहा था इसलिए गड़बड़ कर रहा था। प्रकाश सबसे छोटा है, सौरभ से लंबा तारिक है, तो सबसे लंबा कौन है, इनमें तारिक हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, तारिक हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी अच्छी क्वेश्चन है, इसको हम बेन आरेख के माध्यम से सॉल्व करेंगे। आपको बेन आरेख तो पढ़ाया है लेकिन बेन आरेख के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, किसी कक्षा में 14 नोटबुक इंक पेन से जांची गई जबकि 22 नोटबुक आपकी रंगीन पेंसिल से जांची गई।
यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई हों तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है। देखो सबसे पहले मैं एक आरेख इस तरह का बनाऊंगा, इस तरह का प्यारे दोस्तों, इस तरह का मैं आरेख बनाऊंगा, इसको आपको समझना है। पहले मैं बात करूंगा जो नोटबुक आपकी पेन से जांची गई है, किससे याद रखेंगे, जो पेन से नोटबुक जांची गई है उनकी बात करूंगा। उसके बाद जो प्यारे दोस्तों आपकी पेंसिल से नोटबुक जांची गई है, किससे, पेंसिल से जो नोटबुक जांची गई है उनकी बात करूंगा। तो अब बताओ, पहले लिखा है कि जो 14 नोटबुक हैं इंक पेन से और 22 नोटबुक पेंसिल से। आपको ये नहीं करना है, ये अगर आपने पहली लाइन ही रख दी इसमें तो आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। आपको कहा यदि 4 नोटबुक दोनों से जांची गई हों, पेन और पेंसिल दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे ये इतना इतना सा पार्ट कॉमन आ रहा है, तो इतने में कितनी नोटबुक रखी है सर, 4 नोटबुक रखी हैं जो दोनों से जांची गई हैं। इसके बाद अब देखो, अब पीछे पढ़ो, अब पीछे आप लोग पढ़ो, इसमें कहा है 14 नोटबुक किससे, इंक पेन से। तो देखो पेन के अंतर्गत आपकी 4 आ चुकी हैं, कितनी और आनी चाहिए, आप कहेंगे सर 10 आनी चाहिए, ठीक है, तो 10 हो जाएंगी हमारी। उसके बाद कहा है 22 नोटबुक पेंसिल से, तो पेंसिल में कितनी आ गई सर, 4 आ गई, तो 18 और आ जाएं तो हमारी पूरी की पूरी 22 पेंसिल से हो जाएंगी, ठीक है। अब बताओ कुल कितने स्टूडेंट की नोटबुक हुई, तो आप कहेंगे 10 स्टूडेंट यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 18 यहाँ पर, तो 10 4 14 18 कितने हो जाएंगे सर, 32 हो जाएंगे। टोटल 32 नोटबुक हैं। अब 32 नोटबुक जांची गई हो तो 32 स्टूडेंट की ही तो होंगी, तो कक्षा में जो छात्रों की संख्या आएगी वो प्यारे दोस्तों 32 आ जाएगी, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है दिए गए प्रश्नों को सार्थक एवं तार्किक क्रम में विन्यास कीजिए, यानी कि दर्शाइए कौन सा विकल्प सही उत्तर होगा इसका। देखो सबसे पहले कहा है उपयोग करना, फसल काटना, बीज बोना और विक्रय, इसके बाद सिंचाई। देखो यहाँ पर 5 शब्द हैं, इनमें आप अगर किसान परिवार से आते होंगे तो ये प्रश्न आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले एक किसान क्या करता है, फसल के लिए सबसे पहले वो बीज बोता है, क्या करता है, सबसे पहले बीज बोता है, इस बात को याद रखेंगे। तो बीज बोना पहले स्थान पर आएगा, मतलब 3 नंबर से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 3 से शुरुआत नहीं हो रही, मतलब गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा किसान, फिर प्यारे दोस्तों सिंचाई करेगा। 3 के बाद 5 आना चाहिए, 3 के बाद क्या आना चाहिए, 5। तो किसान बीज बोने के बाद क्या करता है, जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें सिंचाई यानी पानी लगाया जाता है। तो 3 के बाद 5 ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर 1 में नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद सिंचाई करने के बाद क्या करता है किसान, क्या करता है जब उसकी फसल पक जाती है तो फसल को काटता है। तो 5 के बाद प्यारे दोस्तों 2 आना चाहिए, क्या करेगा, फसल काटना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काटना, ठीक है, फसल काटना, यहाँ पर फसल को लिख लेंगे आप लोग, तो फसल काटना। 3 5 2, 3 5 2 से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा दोस्तों दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, निर्मित घन के विपरीत फलकों पर निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा युग्म होगा। देखो ये आपको प्यारे दोस्तों एक ओपन डाइस दिया गया है, क्या दिया है, ओपन डाइस दिया है, और ओपन डाइस में प्यारे दोस्तों आपको क्या बताना है, इसकी विपरीत सतह बतानी है। तो मैंने बताया था जो जब भी ओपन डाइस आए तो इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्रत्येक तीसरी सतह क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है, प्रत्येक तीसरी अपोजिट होती है, इस बात को याद रखेंगे। और इस तरह से जिगजैग लाइन से ये अपोजिट हो जाएगी। तो फिर से समझो, ई के अपोजिट तीसरी पद कौन आ रहा है, आप कहेंगे मैं रखूंगा सर ई को, ई के अपोजिट तीसरा, पहला ई है, दूसरा ये है, तीसरा कौन आया, जेड आया। तो यहाँ पर हमारा ई के अपोजिट जेड हो गया, तो ये अपोजिट हो गए, इनका काम खत्म। अब एक्स को देखो, एक्स के बाद तीसरा कौन है, आर, तो एक्स का अपोजिट हो गया आर, ठीक है। उसके बाद ए का अपोजिट बचा कौन, ए, सॉरी क्यू का अपोजिट कौन बचा, आप कहेंगे ए बचा, तो क्यू का अपोजिट हमारा ए हो जाएगा। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि ये दोनों के दोनों अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये अपोजिट एक साथ दिखाई दे हो, ठीक है। तो क्यू एक्स को देखेंगे तो क्यू एक्स कभी भी अपोजिट नहीं है, ए और ई अपोजिट नहीं है, ए जेड अपोजिट नहीं है। देखो आर एक्स, अगर आप दूसरे वाले को देखेंगे आर एक्स अपोजिट है, और ऑप्शन नंबर 4 में आर एक्स को अपोजिट बताया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 का है दोस्तों बैग चमड़ा और कपड़ा। बैग चमड़ा और कपड़ा में बताओ इसका सही बेन आरेख क्या बनेगा, सही बेन आरेख क्या बनेगा, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखो बैग की बात करता हूं मैं, तो सबसे पहले एक आरेख बनाऊंगा बैग को, किसको बनाऊंगा, सबसे पहले एक आरेख बनाऊंगा मैं यहाँ पर बैग का, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर बैग को लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं बैग को लिखूंगा। तो बताओ क्या बैग चमड़ा का होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे बैग चमड़े के आते हैं, आपने सुने होंगे लुस्सी गुच्ची वगैरह ऐसे कोई बैग आते हैं, कोई कंपनियां होती हैं वो चमड़े के बैग बनाती हैं। तो मतलब क्या है, बैग चमड़े के तो होते हैं, मतलब कुछ ही बैग चमड़े के होते हैं। उसके बाद कपड़ा आपने चमड़ा का देखा है, सर कपड़ा हमने चमड़ा कब कब से देखा है। देखो आपने नाम सुना होगा लेदर जैकेट का, किसका, लेदर का मतलब ही तो चमड़ा होता है, और जैकेट आप लोग पहनते हैं।
तो लेदर जैकेट मतलब चमड़ा के अंतर्गत आपका कपड़ा भी आ जाएगा और बैग भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ बैग का पार्ट किसका बना देंगे, चमड़ा का बना देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम कुछ कपड़ा का पार्ट, जैसे हम जैकेट बोलते हैं, तो कुछ कपड़ा का पार्ट क्या बना देंगे, आपको चमड़ा का बना देंगे आपका, ठीक है, इस तरह से बनेगा, इस तरह का आरेख बनेगा, इस तरह का आरेख देखो ऑप्शन नंबर 3 में है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। क्या नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। तो देखो अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो एक लॉजिक याद रखना है, जब भी एक ऐसा स्क्वायर दिखाई दे और उसके परस्पर विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हो, समद्विभाजित कर रहे हो, यानी कि 90 डिग्री पर काट रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक बात याद रखनी है, इसमें सीधा नंबर देना है 1 2 3 और 4। मैंने ये ट्रिक कल भी बताई थी, सबसे बड़ा वाला नंबर लेना है और 2 गुना कर देना है, आप बता देंगे सर कितने त्रिभुज, 8 त्रिभुज, ठीक है, इस तरह से। तो देखो मैं ऐसे ही आकृति की दो बात यहां पर कर रहा हूं, यहां पर ऐसी ही एज इट इज आकृति की बात तो कर रहा हूं जो आपको समझाया है अभी। देखो ये आपके विकर्ण 90 डिग्री पर भी काट रहे हैं, ठीक है, तो नंबर दे दो 1 2 3 और 4, तो कितने हो जाएंगे, 4 का सबसे बड़ा वाला नंबर का 2 गुना 8, 8 ट्रायंगल पता चले। उसके बाद सर एक बार और देखेंगे, एक बार एक और स्क्वायर हमें सर कहीं पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है और सर इसके विकर्ण भी 90 डिग्री पर काट रहे हैं, तो विकर्ण भी 90 डिग्री पर काट रहे हैं, नंबर दे दो 1 2 3 और 4, 4 का सबसे बड़ा डबल कितना हो जाएगा सर 8, तो 8 और 8, 8 यहाँ पर मिले 8 यहाँ पर मिले, तो 8 8 कितने हो जाएंगे सर 16 हो जाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद अभी भी रुकना नहीं है आपको, अभी भी नहीं रुकना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गिनना है, यहाँ पर मैं गिनवाऊंगा आपको एक और कुछ ट्रायंगल, ठीक है, कुछ ट्रायंगल गिनवाऊंगा, तो यहाँ पर दोनों को जब जोड़ेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखो ये एक बड़ा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दिया ये ट्रायंगल जहां पर मैं पेन चला रहा हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल दिखाई दिया, तो ये एक हो जाएगा। उसके बाद फिर से कलर चेंज करूंगा, तो अब की बार यहां पर देखेंगे, यहां पर देखेंगे आप लोग इस एज इट इज जस्ट अपोजिट, जैसे अभी हमने पीछे एक देखा था उसका अपोजिट ये वाला भी तो दिखाई दे रहा है, तो सर हम कहेंगे एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद सर और कोई दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे ये कैसे भूल जाएंगे हम, ये अलग से जो लटका हुआ है बीच गली में मझधार में, इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको भी काउंट करके चलेंगे, तो प्लस एक और कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो 8 दूनी 16 3 19, 8 दूनी 16 3 19 देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त आपके कोई भी ट्रायंगल नहीं है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई भी ट्रायंगल नहीं है, इस बात को याद रखेंगे, 19 सही उत्तर है। अब इसकी सर एक और ट्रिक समझो, इसकी एक और ट्रिक समझो, जब भी परस्पर समकोण विभाजित दो त्रिभुज एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहे हो, ये वाले, ये अगर दो एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहे हो, तो एक बात याद रखनी है, एक बात आपको याद रखनी है, वो भूल नहीं जाना है। ये लाइन देखो, ये दो एक अलग अलग बन रहे थे, ये दो अलग अलग, उसको ये लाइन जोड़ रही थी, तो एक लाइन आई थी, यहां से हमने कितने एक्स्ट्रा काउंट किए थे, दो ही तो काउंट किए थे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो जब भी ऐसी एक लाइन आएगी, चाहे जितने आप इनमें जोड़ दो, जैसे इनको मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, इनको जोड़ूंगा, उसके बाद इनको जोड़ूंगा, उसके बाद इनको जोड़ूंगा, ठीक है, आपको समझना है यहाँ पर। तो देखो एक लाइन ये आई है तो इससे 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उसके बाद एक लाइन ये आई है तो इससे 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, एक लाइन यहाँ पर आई है तो इससे 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है, 8 8 तो इनमें मिल जाएंगे, ठीक है, 8 8 चुके 32 हो जाएंगे, लेकिन 6 और आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 चुके 32 6 38 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ये भी जब भी दो आपस में जुड़ते हो बराबर वर्ग वाले, ठीक है, इसको याद रखेंगे, तो इस तरह से सही उत्तर बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है, यदि नीचे दी गई आकृति के दर्पण दाईं ओर रखा जाए तो बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करो। देखो दाईं ओर दिशा कौन सी होती है, याद रखेंगे ये वाली दिशा, ठीक है, ये वाली दिशा है। अगर दर्पण हमारा यहाँ पर रखा है तो इसकी सही आकृति क्या होगी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर इस बात को समझ गए तो आपकी लाइक जिंगा लाला हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। देखो दर्पण के नजदीक जो वस्तुएं होती हैं, इस बात को याद रखेंगे, जो दर्पण के नजदीक वस्तुएं होती है, जैसे ये ट्रायंगल इस दिशा में मूव कर रहा है, तो दर्पण की जब इस तरफ जाएगा तो ऐसा मूव करेगा, ठीक है, इस तरह का ट्रायंगल मूव करेगा। पहले दोस्तों इस बात को याद रखेंगे, कैसा, एक मिनट सीधा बनाता हूं, इस तरह का ट्रायंगल मूव करेगा, इस तरह का ट्रायंगल मूव करेगा। तो देखो ये एक छोटू से भाग में ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल तो काफी बड़े भाग में है, तो यहाँ पर बड़ा भाग आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 में छोटू से भाग में, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब बचे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में कुछ और देख लेते हैं, कुछ और कॉमन चीजें देख लेते हैं, क्या क्या, जैसे ये डॉट है, देखो ये डॉट ऊपर है, ये यहाँ पर भी है, ठीक है, सभी में बराबर बराबर डॉट दिखाई दे रहा है, और सभी में हमारी जो लाइनें हैं, एक बात समझना है, ये वाली लाइन, ये जहाँ पर मैं रेड से बना रहा हूँ, ये जो लाइन है
ये आपकी कुछ इस तरह से एक सर्कल आएगा। एक मिनट में यहाँ पर एक सर्कल बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये एक सर्कल आएगा प्यारे दोस्तों, और ये सर्कल आपका कुछ इस तरह से 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये हमारा 3 बराबर भागों में एक सर्कल विभाजित हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक भाग यहाँ पर भी आएगा इस तरह का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक भाग इस तरह का यहाँ पर भी आएगा, तो इस तरह से याद रखेंगे। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे, ये आकृति देखो यहाँ पर, ये वाली जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये आकृति कुछ इस तरह की आकृति बना रही है। मतलब इसके ऐसे नहीं है, ये गलत है, ये वाली सही है, ये वाली आकृति सही है। तो देखो यहाँ पर ऐसे ऐसी अंदर की ओर झुकी हुई है, तो ये वाला गलत हो गया। इसके बाद अब सही कौन सा होगा, अब इस लाइनों के आधार पर होगा। ये लाइनें अगर दर्पण से दूर दिशा में बन रही हैं, तो यहाँ पर भी तो दर्पण से दूर ही दिशा में बनेगी, मतलब इस तरह की लाइनें बनेंगी, इस तरह की लाइनें बनेंगी प्यारे दोस्तों। इस तरह की लाइनें देखो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं, ये 2 नंबर में, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है निम्नलिखित प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो यहाँ पर कुछ लेटर हैं, ये लेटर का हम दर्पण प्रतिबिंब बताएंगे। तो ये जो 6 होता है कुछ इस तरह का बन जाएगा, के हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, के हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। 4 अगर ऐसा बनता है तो 4 को हम उल्टा बना देंगे। ठीक है, 4 को क्या कर देंगे, हम उल्टा बना देंगे। तो इसी से पता चल जाएगा। देखो 6 ये 9 दिखाई दे रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये हमारा 6 9 दिखाई दे रहा है, तो गलत हो गया। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर 4 में ही एक 6 दिखाई दे रहा है, तो ये इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। मैंने बताया था जो भी वस्तु दर्पण के नजदीक होगी वो हमेशा नजदीक ही दिखाई देगी। ठीक है, तो नजदीक दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है हमसे, यहाँ पर कागज कटिंग का क्वेश्चन है। कहा है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में कागज को एक निश्चित आधार पर मोड़ा गया है, तत्पश्चात उसमें 3 कट लगाए गए हैं। कागज अपनी आरंभिक अवस्था में खोलने पर कैसा दिखेगा, ये बताना है। तो बताओ, ये 3 कट लगे हैं प्यारे दोस्तों, इसको समझो। पहले हमने इस तरह का एक सादा कागज था, उसको बीच से मोड़कर ऊपर की ओर फोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद फिर बीच से मोड़ा, यहाँ से अब की बार मोड़ दिया, तो इस दिशा में फोल्ड कर दिया। अब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो सबसे पहले तो यहीं से खुलेगा, सबसे पहले यहीं से खुलेगा, तो 3 आकृति ये हमारी ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, ये 3 आकृति हो गई। उसके बाद सर अब इसको हम नीचे की ओर खोलेंगे, गौर से समझो। अब इसको नीचे की ओर खोलेंगे तो प्यारे दोस्तों 3 आकृति यहाँ पर इसकी दिखाई देगी और 3 आकृति इसकी यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, ये वाली। तो ऐसी आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसी आकृति एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1। गौर से समझो, ऐसी आकृति का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है यदि नीचे दी गई आकृति में दर्पण दाईं ओर रखा है, दर्पण दाईं ओर रखा है तो बनने वाले दर्पण का सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखो यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दे रखी है प्यारे दोस्तों, क्या दे रखा है, प्रश्न आकृति दे रखी है। तो प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब समझो, सही दर्पण प्रतिबिंब समझो। तो ये जो कॉर्नर है, देखो अगर मैं यहाँ पर दाईं ओर दर्पण रखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है दाईं ओर, तो मैं दर्पण को इस तरह से रखूंगा। ये जो कॉर्नर है प्यारे दोस्तों, गौर से समझना है आपको, ये जो कॉर्नर है ये वाला, ये दर्पण के जस्ट चिपका ही तो होगा, इस तरह का जस्ट इस तरह का चिपका हुआ हमें कॉर्नर दिखाई देगा। ठीक है, जस्ट इस तरह का। तो हम यहाँ पर इस तरह की धारें बनाएंगे, क्योंकि ये धारें इस तरह की तो बनी है। तो आप कहेंगे देखो इसमें धारा नहीं है, तो गलत हो गया। उसके बाद देखो ये धारा कुछ 4 ही दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर 5 है, तो हमारा 3 नंबर भी गलत हो गया। इसकी धाराएं कुछ अजीब दिशा में बनी हुई है, ये गलत हो गया। देखो इसमें ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, का दिए गए प्रश्न में सन्निहित आकृति को ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, सन्निहित आकृति बतानी है, कौन सी हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, देखो बिल्कुल बनेगा, मैं इसी को बना करके बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 कैसे बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 देखो यहाँ से चलेंगे कुछ इस तरह से, फिर ऊपर की ओर सटीक चले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ से इस तरह का। ऐसी ही आकृति तो दिखाई दे रही है, ये आकृति नहीं है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये आ रहा होगा, तो इसका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, इसका डाउट क्लियर कैसे होगा, ये वाली 3 नंबर की आकृति का। तो गौर से समझो, आप कह रहे हो कि सर ये सर्कल बना है, ठीक है, आप कह रहे हो ये सर्कल बना है, ठीक है। इसके बाद समझो ये 2 लाइनें भी हो गई, तो सर ये ऐसी ही तो दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक गड़बड़ है। ये देखो पहली वाली लाइन में कॉर्नर टच करके आ रहे हैं, पहली लाइन में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो दूसरी लाइन में टच करके आ रहे हैं, तो ये आकृति नहीं बनेगी और ये भी नहीं बनेगी। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। तो आज की प्यारे दोस्तों क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से सभी प्यारे दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई क्लास में। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।